हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत किया जा रहा है और आपके लिए कंटिन्यूअस नए बैच के नए वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल में 8th स्टैंडर्ड की मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, हम पहुंच गए हैं न्यू वाले बैच पे, न्यू डिजिटल बोर्ड के साथ चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी, जिसका नाम था दोस्तों इंट्रोडक्शन इन एसिड एंड बेसिस। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कवर किया था। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले अगेन एक बताना चाहता हूं, ये तो हमारा न्यू बैच है, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा पहले वाला बैच था, यानी पहले वाले वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड वाले थे, वो आज भी प्रेजेंट है। उसमें कई सारे वीडियोस पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस ऑफ साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब्जेक्ट, सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। और साथ ही में आरसीसी रिवीजन हमने कराए थे, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, रिवीजन के अलग वीडियोस मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी मराठी के ग्रामर के वीडियोस अलग से मिल जाएंगे। तो कई सारे और वीडियोस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से चेकआउट करते रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेसिस। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसके यूजेस होते हैं, उसके अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्यों उसको एसिड कहा जाता है। ये सब चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा है सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस को अल्कली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या होता है ये सब चीज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय बेस या फिर अल्कली। याद रखना बेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अल्कली। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अल्कली क्या है तो कंफ्यूज मत हो जाना, बेस मतलब ही अल्कली होता है, ठीक है। ओके चलो अब समझते हैं इसको एक एक करके, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चा, अब ध्यान से समझो इस चीज को मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोल रहा है? बेस या फिर अल्कली क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है हुज वाटर सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं उसको पानी के अंदर डालूं, जैसे एसिड को जब मैं पानी के अंदर डालता था तो उसमें से H+ आयन निकलते थे, तभी हम लोग बोलते थे कि ये एसिड है। तो कोई भी सब्सटेंस को अगर मैं पानी के अंदर डालूं तो उसका डिसोसिएशन होता है, यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। प्लस वाला जो कटायन होता है, अनायन होता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। कटायंस और अनायन नेगेटिव वाला, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं, इन शॉर्ट कहने का मतलब है। तो जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसी प्रकार कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको मैं अगर पानी में डालूं तो पानी के अंदर डालने के बाद यानी उसका वाटर सॉल्यूशन के अंदर हमको क्या मिले? हाइड्रोक्साइड मिले। हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयन मिले, तो समझ जाना कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो आपने डाला है वो है एक बेस। वो क्या है? एक बेस है, वो एक अल्कली है। ये चीज ध्यान में रखना। यानी एग्जांपल हम लोग क्या बोलेंगे कि NaOH जैसे एग्जांपल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करता हूं, यानी डिसोशिएट करता हूं पानी के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा? उसका OH- आयन मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक मटेरियल। अब मुझे यह पता नहीं है कि वो एक एसिड है या फिर बेस है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो केमिकल है जिसका नाम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक मैंने कंपाउंड ले लिया, एक सब्सटेंस ले लिया जो कि एक्वस मटेरियल में है, यानी पानी में डाला हुआ है। तो जैसे इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसके अंदर Na जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ये सेपरेट हो जाएगा, तो Na+ अलग हो गया और ये जो OH था वो एक अलग हो जाएगा, तो OH- आया। तो हमने ये नोटिस किया कि जब भी हमने इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसोशिएट किया तो हमें OH- मिल गया। और कभी भी अगर OH- आयन मिलता है तो समझ जाना कि वो क्या है? वो एक बेस है। यानी ये जो सब्सटेंस हमने लिया था, जो कंपाउंड हमने लिया था, ये क्या है? ये एक बेस है, ये एक अल्कली है, ना कि एसिड। एसिड नहीं है। H+ निकलता, H+ जैसे हमने एसिड में देखा था तो वो एसिड होता, लेकिन यहां पे OH- निकल रहा है, तो ये क्या है? एक बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गया? और भी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं बेस के बारे में समझते हैं। तो मोस्टली बेसिस की जब मैं बात करता हूं तो मोस्टली बेसिस आ रहे एस्ट्रिंजेंट और बिटर इन टेस्ट। जब जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि जैसे आप कोई एसिड को टेस्ट करोगे तो थोड़ा सार लगता है। सार मतलब खट्टा, SOUR सार। सावर कुछ लोग बोलते हैं, सावर नहीं बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसका होता है सार। तो बहुत ज्यादा वो सार लगता है। मतलब कोई भी आप एसिड ले लो, जैसे हमने बताया था इमली, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। हम खाते हैं नींबू, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। तो कई सारे एसिड हम खाते हैं, तो जैसे ही वो नींबू या फिर कोई इमली वगैरह खाते हैं तो हम लोग को बहुत खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि एसिड की एक प्रॉपर्टी थी कि दैट इज दे आर सिट्रिक और वी कैन से दे आर सावर इन टेस्ट। वैसे ही यहां पे जो बेसिस होते हैं, जो अल्कली होते हैं, मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि जो बेसिस या फिर अल्कली होते हैं वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, यानी बहुत ज्यादा कड़वापन आपको एक महसूस होगा। आपको पता है ना, कड़वा और खट्टा ये दोनों में बहुत फर्क है। कड़वा मतलब जैसे करेला खाते हो तो कड़वा लगता है, उसी प्रकार ये बिटर इन टेस्ट होता है। और केमिकली बात करें तो बेसिस जो होते हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड।
एसिड का जो प्रॉपर्टी था उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, और मैं बोलूं तो कंप्लीटली क्या है, अपोजिट है। दे आर हैविंग द अपोजिट प्रॉपर्टीज दैट ऑफ एसिड। यानी एसिड का जो भी विशेषताएं हमने पढ़ा था कि भाई खट्टा होता है, इसमें काम आता है, उसमें काम आता है, उसका उल्टा कर दो तो समझ लेना कि बेसेस है। तो बेस या फिर अल्कली जो होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी एसिड के अपोजिट होते हैं। चलो और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस क्या होता है, दे आर इन्फ्लेमेटरी टू स्किन। यानी अगर मैं स्किन के कांटेक्ट में कोई बेस को लाऊं तो हमें ना बहुत जलन होगा। जैसे एसिड क्या करता है, अगर एसिड चमड़ी के ऊपर गिरेगा, स्किन के ऊपर गिरेगा तो वो जला देता है। मैंने आपको बताया था बर्न हो जाता है, ठीक है ना। गलती से कहीं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर गिर जाता है तो चमड़ी जल सकती है, बर्न हो जाता है। लेकिन अगर बेस कांटेक्ट में आता है तो हमें जलन होता है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेटरी होता है अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सॉरी माफ करना, बेस है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस अगर है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली है, अगर वो स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज्यादा जलन हो सकती है। एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे मैंने एसिड के केस में बताया था वैसे बेसिस के केस में एग्जांपल है लाइम वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ बेस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, फॉर्मूला याद रखना, Ca ब्रैकेट में OH और इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, तो CaOH ट्वाइस, दिस इज द लाइम वाटर, वी कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है। वैसे बेकिंग सोडा, हमारे घर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, एकदम एकदम फाइन पार्टिकल होता है, नमक जैसा, एकदम एकदम पतला होता है, जिसका इस्तेमाल लोग बेसन के पकौड़े या फिर ऐसी चीज़ों में बनाने में डालते हैं। लोग बाहर जाके वड़े वगैरह बनता है ना, वड़ा पाव का वड़ा, तो वड़े के अंदर जो बेसन का जो घोल होता है, बैटर जो होता है, उसके अंदर सोडा, इसको हमारे लैंग्वेज में, हिंदी में मीठा सोडा कहा जाता है। आपने शायद ये चीज़ सुना होगा, अपनी मम्मी को पूछना, मम्मी मीठा सोडा क्या होता है, तो मीठा सोडा इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल खाने के पर्पज में किया जाता है। तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। अगला है कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा इज ऑल्सो है अ टाइप ऑफ बेस, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस भी किया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा इसका नाम है। और बहुत सारे ऐसे सोप्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आपको पूछेगा कि बेस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल बताओ, तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। समझ में आ गया, बहुत ईजी था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बेसिस तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बहुत सारी, वैसे बेसिस के भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की, इट हैज बिटर टेस्ट, और वी कैन से एस्ट्रिंजेंट, मतलब कड़वापन में आ जाता है थोड़ा, तो बिटर या फिर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, ये तो आप याद रखोगे। दूसरा, दे आर स्लिपरी। स्लिपरी मतलब अगर आप कोई बेस को छुओगे, हाथ लगाओगे, तो थोड़ा आपको स्लिपरी जैसा, मतलब जैसे कोई चीज को छूते में स्लिपरिंग महसूस होता है ना, स्लिप कर रहा है, वैसा वो स्लिपरी उसका टेक्सचर होता है, उसका जो बेस का टेक्सचर होता है वो स्लिपरी होता है। वही अल्कली की बात करें, हमने आपको अभी भी बताया कि अल्कली कैसे पहचानोगे, यानी बेस, अल्कली मतलब क्या, बेस, बेस को कैसे पहचानोगे, जब भी वो पानी के अंदर जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन निकलेगा, जो कि उसका क्या रहेगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो चाहे उसके साथ कोई भी अदर एलिमेंट होने दो, उसका आयन होने दो, लेकिन अगर OH माइनस आयन है तो वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड OH माइनस आयन के प्रेजेंट होने की वजह से ही वो चीज क्या है, बेस है या फिर अल्कली है। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली अल्कलाइन इन नेचर, मतलब कोई भी मेटल का ऑक्साइड आप ले लो, जैसे आप नॉर्मल तौर पे ले लो, ठीक है, FeO, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल ले लो, उसका ऑक्साइड ले लो, तो वो जनरली क्या होंगे, अल्कलाइन ही होंगे, यानी बेसिक इन नेचर ही होंगे। समझ में आ गया। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस या फिर एसिड, तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आएगी। नेक्स्ट अगर हम चले तो कुछ ऐसे बेसिस है, नेम ऑफ द बेसिस, उनका क्या फॉर्मूला है, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है, और उसका यूज कहां कहां है, ये हम लोग को स्टडी करना है। तो पहला आप देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा NaOH, तो उसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaOH उसका फॉर्मूला। इसका यूज किधर है, इसका यूज है वॉशिंग सोप बनाने के लिए। आपको पता है आपके घर में कपड़े धोने का साबुन आता है, तो कपड़े धोने का साबुन कहीं ना कहीं कंपनी में बन रहा होता है, तो वो कंपनी में इस सब्सटेंस का, यानी NaOH नाम का जो बेस होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है उस कपड़े धोने के साबुन को बनाने के लिए। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको पोटैश भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है KOH। K मतलब पोटेशियम होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, पोटैश बोला जाता है। इसका इस्तेमाल सोप बनाने में, जो नहाने का साबुन होता है ना, उसको बनाने में काम आता है, शैम्पू वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, अभी अभी हमने देखा CaOH ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, इसको लाइम और व्हाइट वॉशनिंग कुछ ऐसे बनाता है, आला वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा
कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस। इसका यूज होता है एसिडिटी रेजिस्टेंस बनाने में। आपको पता हमें कभी कभी एसिडिटी फील होती है, यार जलन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से डाइजिन लेके आते हैं, आपको पता है। तो वो डाइजिन क्या है, इट इज नथिंग बट द एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो एसिड्स को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द एक ऐसा मेडिसिन जो एंटासिड होता है, जो एसिडिटी को कम करता है, उसको एंटासिड्स कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से इसको बनाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आपने नाम सुने होंगे, तो इन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिकेटर्स। अब आपने एसिड तो समझ लिया, बेसिस भी समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से कि क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यूजेस क्या होता है, ये सब चीज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया कि एसिड को और बेस को आप पहचानोगे कैसे, कि एसिड थोड़ा सा खट्टा लगता है, बेसिस कड़वा लगता है, इससे पहचानोगे। तो क्या हर चीज को आप चाट के देखोगे क्या, हर चीज को आप टेस्ट करके देखोगे क्या, हर चीज को आप छू के देखोगे क्या? नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि कुछ एसिड और कुछ ऐसे बेस होते हैं जो आपके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, आपको जला सकते हैं, आपका हालत खराब कर सकते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम हर सब्सटेंस को चेक कर सकें बाय टेस्टिंग, यानी हम हर चीज को टेस्ट करके और छू के नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो टचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेस इज वेरी हार्मफुल, एंड हेंस हम क्या करते हैं, टिपिकल इंडिकेटर्स, यानी एक ऐसा चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो एसिड है या फिर बेस है, उसी चीज को कहा जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेट करना। इंडिकेटर का काम क्या है बच्चा, इंडिकेट करना। हमारे पास भी गाड़ी जब चलाते हैं हम लोग, स्कूटी या फिर बाइक, तो हमारे पास इंडिकेटर होता है, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर। तो जब हमें राइट जाना होता है तो हम बटन राइट की तरफ पुश करते हैं, तो एक बीप आवाज आता है, पी 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 पी, और लाइट भी चलती है। तो इससे पीछे वाले को या फिर आगे वाले को पता चल जाता है कि ये इंसान जो गाड़ी चला रहा है वो राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरीके से पता चलता है। तो मतलब आपने क्या किया, इंडिकेट किया सामने वाले को या फिर पीछे वाले को, इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। वैसे यहां पे भी केमिकल्स में भी इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो जो सब्सटेंस है एसिड है या फिर बेस है, बिना टेस्ट किए, बिना टच किए। तो सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, यानी ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर को चेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, इट इज कॉल्ड एज द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको किसी चीज में डालो तो वो क्या होते हैं, कलर चेंज करते हैं, और वो कलर चेंज से ही हमें पता चलता है कि अच्छा वो एसिड है, अच्छा वो बेस है। तो कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा कलर चेंज होना चाहिए, पता चले कि एसिड है, कौन सा कलर होगा चेंज होके तो बेस है, ये सब चीज कैसे पता चलेगा, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इंडिकेटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जनरली 3-4 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, इसको बस याद रख लो। एक होता है लिटमस पेपर, जो कि रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, और वो लाइकन एक प्लांट होता है उससे बनता है, ठीक है। एक होता है इंडिकेटर फिनोफ्थलीन, एक होता है इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, एक होता है मिथाइल रेड। ये कुछ 4-5 नाम है, बस याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब समझते हैं हम लोग कि इंडिकेटर्स अपना कलर जब चेंज करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, यानी इंडिकेटर्स का खुद का कलर क्या होता है। अगर वो एसिड में डाले उसको, या फिर एसिड उसमें डाले तो कौन सा कलर आएगा, बेस में डाले तो कौन सा कलर आएगा, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉरी, चलो सबसे पहले यहां पे, तो सबसे पहला है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है, लिटमस पेपर जैसे मैंने बोला 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको अगर मैं एसिड में डालूंगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, यानी ब्लू से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। एक छोटा सा पेपर होता है, लिटमस पेपर मतलब एक छोटा सा पेपर होता है, एक सॉल्यूशन लेना है आपको बीकर में, डायग्राम देखो तो समझेगा। एक बीकर होता है, ठीक है, कोई बर्तन होता है, उसमें आपका एसिड रखा हुआ है या फिर कोई सब्सटेंस रखा है, आपको पता नहीं है कि एसिड एंड बेस है। आपने वो लिटमस पेपर लिया जिसका कलर ब्लू था, आपने डुबाया, तो जैसे आपने वो डुबाया तो आपका जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था अगर वो लाल दिखने लग रहा है, यानी आपका लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया, तो समझ जाना कि वो क्या है, एसिड है। लेकिन आपने जो ब्लू लिटमस पेपर डुबाया, डुबाने के बाद भी उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू का ब्लू ही रह रहा है, रिमेन्स द सेम, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो समझ जाना कि वो एक बेस है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा तो वो एक बेस है, समझा। अगला बारी, दूसरे की बारी है लिटमस पेपर लाल कलर वाला। लाल कलर वाला लिटमस पेपर क्या है, अब लाल मतलब होता है खतरा, जैसे मैंने बताया लाल मतलब खतरा, और खतरनाक चीज कौन है, एसिड। तो जैसे मैंने बोला याद कैसे रखोगे, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड हो गया तो समझ जाना एसिड है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा तो वो बेस है। सेम उसी प्रकार रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को अगर मैं सॉल्यूशन में डालता हूं, अगर वो रेड का रेड ही रहेगा, यानी
रिमेन्स द सेम, रेड का रेड ही रहेगा, तो समझ जाना कि भाई वो तो एसिड है, एसिड है तभी तो रेड है। लेकिन अगर रेड वाला जो लिटमस पेपर आपने डाला उस सॉल्यूशन में अगर वो ब्लू हो गया तो समझ जाना कि वो क्या है, बेस है। समझ जाना क्या है, वो बेस है। क्लियर। अब तीसरा टाइप का इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज नाम का। आप कलर से ही पता चल जाएगा, मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर रहेगा, उसका खुद का कलर क्या है, ऑरेंज है। लेकिन जैसे ही अगर मैं एक सॉल्यूशन में उसको डालता हूं, अगर वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, मिथाइल ऑरेंज क्या है, ऑरेंज कलर का है, लेकिन जैसे उसको एक सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर वो सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया तो समझ जाना कि एसिड है, क्योंकि ऑब्वियसली रेड और पिंक कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो पिंक मतलब भी खतरा, तो पिंक अगर हो गया तो एसिड है, और अगर येलो हो गया तो समझ जाना बेस है। याद रहेगा। नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन नाम का एक इंडिकेटर है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिनोफ्थलीन जो होता है ये भी कलरलेस होता है, और आप जिस सॉल्यूशन में डालोगे वो भी कलरलेस है। तो कलरलेस चीज में डाल रहा है, अगर हमने जो हमारा फिनोफ्थलीन जो कि कलरलेस है और जो हमारा सॉल्यूशन है जो भी वो भी क्या है, कलरलेस है, तो इसको इसमें डाला और डालने के बाद भी वो सॉल्यूशन जो है वो भी कलरलेस ही है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो समझ जाना कि वो क्या है, एसिड है। क्या है वो, एसिड है। लेकिन अगर वो कलरलेस जो फिनोफ्थलीन है उसको आपने कलरलेस जो भी आपका सब्सटेंस था उसमें डाला, अगर वो पिंक हो गया तो समझ जाना कि वो बेस है। इस बार नहीं है कि पिंक आ गया तो भाई एसिड है, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, तो समझ जाना कि भाई वो एसिड है। कलरलेस का पिंक हो गया तो वो बेस है। इस तरीके से आपको याद रखना है। एंड लास्ट में है मिथाइल रेड, इसका खुद का कलर रेड है, अगर रेड का रेड ही रह गया तो एसिड, रेड का येलो हो गया तो समझ जाना कि वो बेस है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हो कि वो जो सब्सटेंस है वो एक एसिड है या फिर बेस है। और एक और चीज याद दिला दूं कि दुनिया में बहुत सारी चीज एसिड है, बहुत सारी चीज बेस है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड ना तो बेस। तो ऐसे कौन सी चीज है, सबसे शुद्ध चीज जो कि है पानी। तो अगर एकदम प्योर पानी है, डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो प्योर पानी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है, यानी कि ना तो वो एसिड है ना तो बेस है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये सवाल का जवाब आप दे सकते हो। समझ में आया। चलते हैं एक आखिरी टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि हम जब एसिडिटी फील करते हैं तो हम एक क्या पीते हैं, डाइजिन पीते हैं, जिसको हमने एंटासिड बोला। तो डाइजिन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द बेस, यानी कि आपके शरीर में क्या आ गया, मतलब पेट में क्या आ गया, एसिड आ गया। आपके शरीर में पेट में एसिड होता है ना जो खाना पचाने में हेल्प करता है, तो एसिड है। हमने क्या खाया ऊपर से, बेस, यानी जो एंटासिड जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड और बेस जब दोनों मिल गए तो वो रिएक्ट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो होता यह है कि व्हेन एसिड्स एंड बेसिस, जब भी कोई एसिड या फिर बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। अंदर ही अंदर क्या तैयार होता है, सॉल्ट एंड वाटर तैयार हो जाता है, एंड इसी चीज को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे कि व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर वो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल मैं कोई एसिड ले लेता हूं, लेट सपोज मैंने एक एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस ले लेता हूं लेट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, एसिड का और बेस का रिएक्शन हो रहा है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो इसमें होगा क्या कि ये जो H है, ठीक है, ये H है, ये OH के साथ चला जाएगा, और ये Cl जो है क्लोरीन, और ये Na, सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे बनेगा Na, सोडियम और क्लोरीन, प्लस ये OH था और ये H था, तो OH प्लस H मतलब H2 हो गया, ऑक्सीजन अकेला यानी H2O बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि व्हेनेवर मैंने कोई एसिड लिया और उसको बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, NaCl और H2O। तो NaCl क्या होता है, ये भी एक सॉल्ट होता है, और ये क्या होता है, ये वाटर होता है। तो इससे एक चीज साबित हो गया कि कोई भी एसिड ले लो, किसी भी सॉल्ट के साथ किसी भी बेस के साथ आप रिएक्ट करोगे तो वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, ये तो आप बहुत बेसिक पढ़ा, जैसे जैसे आप 10th 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये सब चीज के ऊपर पूरा डिटेल्ड में चीजें दी हुई है जो कि आप फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। तो बस इसी के साथ ये आज का टॉपिक होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा हमारे साथ पढ़ के। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।